कि मेरा एक्चुअली करियर स्टार्ट हुआ एज अ टीचिंग। मेरा वाज माय फर्स्ट जॉब और वो था 1996। और मेरी पहली जॉब, आई वाज वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे अपने ही कॉलेज में मुझे पहली जॉब मिली, कनेट कॉलेज में। ठीक है, मैंने अपना एमएससी किया था जीसीयू से और उसमें मेरे स्पेशलाइजेशन थी क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल। ठीक है, वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ 1996 में। उसके बाद मैं वहाँ पढ़ा रही थी और उसके साथ साथ ही इवनिंग में मुझे उस ज़माने में बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन होता था पाक एम्स, वहाँ से फिर आई इवनिंग क्लासेस मैंने बीबीएस को इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैंने फिर उसके बाद इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ठीक है, फिर रिफा उस वक्त लाहौर में आज भी थी, वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने यूसीपी को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ से 8-10-12 साल से मेरी एसोसिएशन है। फास्ट के साथ मेरी एसोसिएशन है। उसके अलावा मैंने जो ए लेवल प्रोग्राम्स होते हैं जो कैम्ब्रिज बेस्ड होते हैं वो भी मैं पढ़ा रही हूँ। अभी भी करंटली अगर आप बात करें तो करंटली मैं बीबीएस को ले रही हूँ, मैं कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स को बैचलर्स और एमबीए लेवल को पढ़ा रही हूँ। अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ जगहों पर मैं प्योर साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं क्लिनिकल पढ़ाती हूँ और इंडस्ट्रियल जो कि मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन है, उसके सब हेड में कंज्यूमर बिहेवियर आता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है। रिसेंटली मैंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की थी जो अर्गोनॉमिक्स के नाम से मैन मशीन रिलेशनशिप, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल का एक पार्ट है, जो बड़ा ही वाइटल है इंजीनियर्स के लिए। वो मैंने उनको पढ़ाया, वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा पढ़ाया, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया। और फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया और आई एम वेरी थैंकफुल कि दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिगार्ड जब मैंने उनको कहा कि मैं इनको साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग भी पढ़ाना चाहूँगी। क्योंकि एक बिजनेस स्कूल के बच्चियों के लिए या इंजीनियरिंग जिन्होंने फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस में जाना होता है, उनका डाइवर्सिफाइड रोल्स होते हैं। सो एटलीस्ट कम से कम ये वो सारी चीज़ें जो हैं जो हम एक्सपेरिमेंट उन पर करते हैं सो दैट उनको समझ में आए। ये अब 22-23 साल हो गए हैं, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर। मैं कुछ जगहों पर सिलेक्शन बोर्ड में एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पैनलिस्ट भी बैठती हूँ। और ट्रेनिंग मेरी आजकल ज़्यादातर तो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, जिसमें जुडिशल अकेडमी है, एमपीटीडी है, इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और एक दिन मैं ज़रूर फाउंटेन हाउस जाती हूँ, जिससे मेरी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ हमारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत मेरे दोस्त होते हैं जिनके साथ मैं टाइम गुजारती हूँ एज दैट्स समथिंग फ्री विच आई डू। आई जस्ट गो सिट विद देम, टॉक टू देम और कुछ ना कुछ उनके साथ ले जाती हूँ। फिर हम कभी हमारी मैंगो पार्टी होती है, कभी कुछ होती है। तो वो मेरा कमर्शियल वेंचर नहीं है, वो मेरा पर्सनल वेंचर है जिसका मुझे इंतहा। और मुझे मेरे बहुत वहाँ क्यूट फ्रेंड्स हैं जिनको हम पेशेंट्स नहीं कहते, वो मेंबर्स हैं हमारे फाउंटेन हाउस के। और कोशिश में रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को मिलाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझ में बड़ा इंकरेज किया और फिर वहाँ पर हमने एक आर्ट थेरेपी और क्ले थेरेपी की वर्कशॉप कंडक्ट की, जहाँ पर हमने और दूसरे लोगों को, पेशेंट्स को भी सिखाया कि क्ले से किस तरह से आप अपने इमोशंस का कैथारसिस करते हैं और वो कितना कंस्ट्रक्टिव होता है। एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। बच्चियों ने इतना एंजॉय किया, पेशेंट्स के साथ जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ उन्होंने इतना एंजॉय किया। फिर हमने कुछ और लोग गेस्ट भी बुलाए, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस। बेसिकली थोड़ा सा इसमें हमारा भी रोल आ जाता है कि जब हम साइकोलॉजी के बारे में कुछ बात करते हैं या हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई टॉक लेते हैं, हमारे टीवी पर आती है, तो वो क्लिनिकल से बियॉन्ड बात ही नहीं करते हैं। तो इसमें लोगों का कसूर है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो प्रोफेशनल का काम है कि इसको इंट्रोड्यूस करें। तो बेसिकली वही बात आ जाती है कि जहाँ जहाँ बिहेवियर है वहाँ वहाँ साइकोलॉजी है, ठीक है। आप अगर उसको तालीम के शोबे में ले जाएं, एजुकेशनल कैंपस में ले जाएं, तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी बन जाएगा।
आप वही प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर अगर आप स्पोर्ट्समैन पे यूज़ करेंगे तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बन जाएगा। इसी तरह एक जो बहुत अहम एस्पेक्ट हमारी सबकी ज़िंदगियों में है और जिन्होंने आगे जाके इंशाल्लाह फ्यूचर में काम भी करना है, वो वर्क बिहेवियर्स हैं। और मुझे लगता है कि जितना हम क्लिनिकल पे फोकस करते हैं, अगर हम उसी तरह का फोकस अगर हम इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे करें, जो कि हमारी ज़िंदगी का आधा टाइम अपनी जॉब पे भी गुजरता है। सो ये भी एक मेरे नज़दीक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। वैसे तो हर ब्रांच साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट है और मुझे प्यारी है, बट ऑक्यूपेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो आपका वर्क बिहेवियर है, कि किस तरह आप एज अ वर्कर बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और आपका बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। सो आई थिंक ये एक बड़ी अंडर एक्सप्लोर्ड ब्रांच है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर श्योर, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क ऑन दैट अ लॉट। मैं आपको बेसिकली उस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको एक ये बात बताऊंगी कि जब हम एक इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल या ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट का नाम लेते हैं तो उसका काम क्या है। सिंपली उसने क्या करना है, जो उसने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, समझे हुए, उसको उसने देखना है कि वर्क में कैसे यूज़ होता है। अब उसका काम, पहला काम तो स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन और हायरिंग से, ठीक है। अब देखें सिलेक्शन में प्रोसीजर क्या है। एक एस्पेक्ट तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई वो टेक्निकली कितना साउंड है, उसकी डिग्रीज क्या हैं, सब कुछ क्या है, मान लिया। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको देखना है कि वो फुली फंक्शनिंग है कि नहीं। आपने उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट चेक कर लिया, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज़ अ फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का मेरे पास आता है, पैनल में मैं बैठी हूँ, और एक लड़का आता है कि जी वो HR का टॉपर है, ठीक हो गया, फाइन, फेयर इनफ। अच्छा, अब 4 सवाल मैंने उससे पूछ लिए और वो गुस्से में आ गया, तो उसमें तो इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। अब मुझे उसको क्वांटिफाई करके चेक करना है कि क्या आया हम उस कैंडिडेट में वो एबिलिटीज़ भी हैं, बिहेवियरल एबिलिटीज़ जो हमें ऑन जॉब चाहिए। सो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं हम, हायरिंग में हम देखते हैं कि वर्क बिहेवियर में टेक्निकल और आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से चाहिए हमें। देखिए, जैसे आप हर जॉब के KSOs बनाते हैं, इसी तरह कुछ बिहेवियरल कंपोनेंट्स और स्किल्स भी होते हैं ना, तो वो हम सिलेक्शन में देखते हैं कि भाई ए जॉब के लिए हमें कॉम्पिटेंसी लेवल क्या चाहिए, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए, उसका स्ट्रेस लेवल क्या होना चाहिए, उसका एंगर लेवल कितना टॉलरेंट है, वो EQ उसका कितना है, इंटीग्रिटी लेवल उसका कितना है। ये सारा हम लोग उसमें सिलेक्शन में चेक करते हैं। देखिए, मैं किसी भी कैंडिडेट को उसकी टेक्निकल नॉलेज में अगर थोड़ा सा वो स्लॉपी है तो शायद एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं उसको डिस्क्वालीफाई कभी नहीं करूँगी। हो सकता है थोड़ा बहुत उसने नहीं पढ़ा या वॉट एवर। मेरा कंसर्न ये होता है कि अब कौन से बिहेवियर से, अब देखिए कन्फ्यूजन है उनके, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। अब उसका क्या मसला होता है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। वी ऑलवेज फोकस ऑन जॉब ट्रेनिंग्स कि वंस वी हायर and then we are going to be investing on them. But before that, they don't have any sort of guidance, they don't have any training. वो सिर्फ एकेडमिकली इक्विप होके आते हैं, बिहेवियरली इक्विप होके नहीं आ रहे होते। तब अब देखिए वहाँ पर मुझे उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि वो मुझसे बात करते हुए अगर नज़रें चुरा रहा है या वो मुझसे आई कांटेक्ट करते हुए एक इंसान से घबरा रहा है, तो मीटिंग्स में वो कैसे करेगा। 4 लोगों के सामने उसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, तो वो एक कंपनी के प्रेजेंटेशंस कैसे देगा अपनी प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग का बंदा है, वो बात ही नहीं सही कर रहा, तो वो, या कोई सेल्स का बंदा है तो अपनी प्रोडक्ट को वो सेल कैसे करेगा। वो टॉपर हो सकता है, लेकिन अगर वो इंट्रोवर्ट है, अब हम उसका टेस्ट प्रोफाइल देखते हैं और वो इंट्रोवर्ट है, तो वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, वो डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है। तो ये बहुत से इश्यूज आते हैं जब हम सिलेक्शन के लिए बैठते हैं। तो उसमें कुछ उनकी कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंडिडेट्स की प्रीवियस हिस्ट्री भी कुछ होती है ऐसी, कुछ फैमिली हिस्ट्रीज भी आती हैं, फिर कुछ अपने उनके पर्सनल फेयर्स और एंजाइटीज़ होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली केटर्ड नहीं हुई होती, तो वो इवेंचुअली दे लूज देयर लाइफ टाइम चांस इन द इंटरव्यू। ये वाली बात हो जाती है। ड्यू रिस्पेक्ट
ट्रेनिंग उन्हीं को देनी चाहिए जिनके पास इतना ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी का नो हाउ हो। उसका रीज़न ये है कि ट्रेनिंग हम क्यों दे रहे हैं, क्या आपने उसकी नीड को डिफाइन किया है, आइडेंटिफाई किया है। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा, जो अगर टेक्निकली साउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा नीड बेस्ड होता है, जो कंपनी आइडेंटिफाई करती है। अब वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट आपको करके देगा ना कि जी आपकी ये डेफिशिएंसीज हैं। अच्छा, मोटिवेशन का इश्यूज आ रहा है तो वो मोटिवेशन लेवल को पहले असेस करेगा। अगर आपके वर्कर्स जॉब डिससेटिस्फाइड है तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करेगा। रिवॉर्ड सिस्टम में कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है वो भी वो डिटर्मिन करेगा। जब वो डिटर्मिन करके देन ही शुड बी रिकमेंडिंग इट कि हमें इस डोमेन में ट्रेनिंग चाहिए। रैंडम और हैप्पैजेड ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग इज यूजलेस, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसके एक्सपर्टीज सिर्फ यहाँ पर नहीं ख़त्म होते। ट्रेनिंग के कुछ अरसे के बाद जो आपका एक ऑडियंस होता है, या एक कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली मैं बात करूँगी, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो यू शुड डू अ फॉलो अप फॉर दैट। आपने जिस एस्पेक्ट पे उनको ट्रेनिंग दी है, कुछ अरसे के बाद आप उसी चीज़ को रीअसेस करें वहाँ जाके कि जो आप दे के आए थे उसका रिजल्टेंट क्या हुआ। तो ये एक गैप है विच आई सी कि वी आर नॉट डूइंग द फॉलो अप्स, वी आर नॉट डूइंग लिटिल लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच वी हैव ट्रेन्ड। तो यहाँ पर ये एक गैप है। हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं, या जितने भी साइकोलॉजिस्ट फ्रेटर्निटी है जो इस प्रैक्टिस में हैं, वो हमेशा वो टेस्ट यूज़ करेंगे जो APA के स्टैंडर्डाइज होते हैं, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के। लोग मोस्टली घबराते हैं इसलिए कि दे आर कॉस्टली, बट अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में लें दैट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने एक टेस्ट ले लिया ना, अब वो टेस्ट हमेशा APA मार्केट में तब लाता है जब उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन होती है। अब मैं अगर एक टेस्ट को यहाँ पर बैठ के स्कोर कर रही हूँ, आप अक्रॉस द ग्लोब किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ले लें वो भी वैसे स्कोर करेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन है। आपको उस टेस्ट को आप 6 महीने के बाद भी उसी कैंडिडेट पे करेंगे, सम और लेस वही टेंडेंसी ऑफ स्कोर वो जनरेट करेगा। तो इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्डाइज ऑलरेडी। जब तक ये चीज़ें मेंटेन नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल मार्केट में आती नहीं है, ये APA उनको रिलीज करता है। तो ये वो टेस्ट हैं। देखिए, टेस्ट तो आपको नेट पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, सुबह कुछ स्कोर, शाम को कुछ स्कोर, तो रिलायबिलिटी नहीं है उसमें। तो हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाले टेस्ट होते हैं जो रिलायबली ऑलरेडी APA से बॉट होते हैं, उनकी परमिशन के साथ हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा है और इट्स अ स्टेट ऑफ वरी। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे नहीं लगता कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकलती हूँ, हालांकि टेक्निकली देखा जाए कि यूनिवर्सिटी की क्लास से कारपा का रास्ता 5 से 7 मिनट का है, और जो कि मैं 1-1.5 घंटे में रोज़ तय करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा या बच्ची जो है वो रोक लेता है और अपना कोई एक मसला मसाइल। अभी परसों एक बच्चे ने मुझे कहा कि जी मुझे हेजिटेशन है बोलने के लिए, मुझे शर्म आती है। अब पुअर कॉन्फिडेंस है। अब क्या कॉमनली एंजाइटी का बेइंतहा लेवल है बच्चों में, ठीक है, पुअर सेल्फ एस्टीम है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे अंदर कोई एबिलिटीज़ है। वो पहले ही अपने आप को लेबल कर चुके हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे बड़ी डिप्रेसिव बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्हीं वजहों से काफ़ी बच्चे जो हैं, रिपोर्टेड केसेस आते हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड के भी आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आपको पता है, जो हम सबके लिए अब मसला बनता जा रहा है, ड्रग अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फिगर है ही नहीं जिससे वो बात कर सकें। एब्सेंस ऑफ दैट फिगर, कोई उनको एम्पैथेटिकली सुनने को तैयार ही नहीं है। अब एक बच्चे को जब वो सुन ही नहीं रहा, वो अब उसको पता ही नहीं चलता कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। इवेंचुअली क्या होता है, उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो ये बहुत से कंसर्न्स है। और फिर इतना एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जो पेरेंट्स का होता है ना, कि हमने उनको पेरेंट्स ने एक फ्रेम बना दिया जहाँ पर वी वांट देम। अच्छा, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमर्शियल हो गया हुआ है कि ग्रेड ओरिएंटेड है, दैट्स इट। अब वो बच्चा चारों ना चार बहुत प्रेशर में होता है। आप उससे बात करें, वो सिर्फ GPA की बात ही कर सकता है, मेरा ये GPA, मेरा इसके बियॉन्ड उस प्रेशर में रहते हैं बहुत सारे।
देखें, जो मैं पर्सनली सोचती हूँ, जो प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा है, क्राइसिस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ ये नहीं बताना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अब जैसे मैं कंडक्ट करती हूँ, मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं, आप बने। सो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो, और एक जो मैं बड़ा फोकस करती हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मैं बात उनसे अक्सर करती हूँ, कि हाउ टू बिकम अ सेल्फ मोटिवेटर, हाउ कैन यू बी अ मोटिवेटर फॉर योर सेल्फ। सो ये एक्चुअली कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पर हमें इनको कंटिन्यूसली असेस करते रहना चाहिए और इनको ट्रेन, अगर जब व्हेन द कंपनी सेज, इनको प्रोवाइड करनी चाहिए।